तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट फैक्शन की हॉकाई का वॉल्यूम 2 लिटिल हिट्स, जिसमें हम कवर करेंगे इशू 6 से लेकर इशू 11 तक। और इससे पहले की स्टोरी यानी कि वॉल्यूम 1 ऑलरेडी चैनल पे कवर हो रखी है, जो कि अच्छी खासी चैनल पे चल भी रही है। और अगर नहीं देखी तो आई बटन पे उसकी लिंक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हॉकाई वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1। तो फिर बिना किसी देरी के एक बार चैनल जाके चेकआउट करो और उसके बाद में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि हॉकाई वॉल्यूम 1 लिटिल हिट्स चैप्टर 1। और यू कैन से इशू नंबर 6 ऑफ मैड फैक्शन, 6 नाइट्स इन द लाइफ ऑफ हॉकाई। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है ट्यूसडे द 18 दिसंबर से, जहां क्लिंट और टोनी दोनों मिलकर बॉम्ब जैसे किसी डेंजर चीज की वायरिंग में लगे होते हैं। ओके, दिस लुक बैड्स। और टोनी बोलता है यार कुछ करो, तो क्लिंट बोलता है भाई मैं जीनियस नहीं हूँ, तुम जीनियस हो, ग्रीन वाली वायर काट दूं क्या? टोनी बोलता है यार इसमें तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो फिर है ना, वो मतलब हिचकिचाहट में ग्रीन वाली वायर काट ही देता है। और ये वायर्स बेसिकली एक डीवीडी प्लेयर की थी, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी। और इसी की चीज़ के लिए इसने टोनी स्टार्क को यहाँ पे बुलाया था। कहा है कि क्रिसमस का टाइम है और फेवरेट शो जरूर तो देखना है भाई। क्लिंट बॉर्डन ए हॉकाई है दुनिया का सबसे बड़ा शार्प शूटर। और उससे बाद एक मिनट मैं आपको एक बता क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा खुद ही देखते हैं। चलो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो बात है थर्सडे द 13 की। वहाँ हॉकाई वुल्वरिन और स्पाइडी के साथ मिलकर मेलहेन नाम की एक सुपर विलन टीम के साथ फाइट कर रहा था, जो कि लिटरली 100 ईयर्स ओल्ड की है। और वो दोनों उससे लड़ ही रहे होते हैं। और एज वी नो कि अगर आपके पास सुपर पावर नहीं है तो आपकी वाट लगेगी। तो वही होता है, वो लोग फायरिंग करते हैं, उधर से हॉकाई डॉच करने के चक्कर में गिर जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। और जब आंख खुलती है तो बर्फ बर्फ पड़ने लगती है और शील्ड वाले वहां पे आ चुके थे। उन लोगों ने इन टीम को यहाँ से पकड़ लिया था। अब इसकी ये हालत देखे स्पाइडी और वुल्वरीन ही बोलते हैं कि भाई तू कुछ दिनों का रेस्ट ले ले, क्यों? और वैसे भी छुट्टियों का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, घर पे देख, मतलब टीवी वगैरह देख, शो वो एंजॉय कर। तो ये भी मान जाता है क्योंकि शो तो एंजॉय करना है भाई। और बंदा वहां से निकल जाता है क्योंकि वुल्वरिन और स्पाइडी शो के स्पॉयलर्स जो देने लगे थे। अब दोबारा से आज के दिन पे सीन शिफ्ट होता है, यानी कि ट्यूसडे द 18 दिसंबर। टोनी चाचा बोलते हैं कि भाई ये पुराना हो चुका है, एक नया डीवीडी प्लेयर ले आते हैं, पैसे मैं दे दूंगा। तो वो बोलता है पैसे पैसे तो मेरे पास भी हैं। तो वो बोलता है पैसे मतलब? तो फिर वो उधर से स्माइल पास कर देता है। तो टोनी चाचा समझ जाते हैं कि अच्छा बेटा अब तुम चोरी वोरी करने लग गए हो, और चिढ़ के वो वहां से निकल जाता है। अब एक दिन पहले सीन शिफ्ट होता है, यानी कि मंडे द 7 दिसंबर। क्लिंट इस अपार्टमेंट में नया नया शिफ्ट ही हुआ होता है और अपना सामान अनपैक कर ही रहा होता है कि डोर नॉक होता है और डोर पे साइमन खड़ी होती है, वो भी एक केबल गाय के साथ। और ये वही लेडी है जिसको क्लिंट ने ना इवान से बचाया था, पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद के, जिसकी लिंक आई बटन पे है। और बेसिकली अब इसको अपने अपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। और बेसिकली अब क्लिंट ने पूरी बिल्डिंग खरीद ली है, तो अपार्टमेंट की प्रॉब्लम भी उसकी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि उसकी केबल काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसके बच्चे उसके फेवरेट शो यानी क्रिसमस का फेवरेट शो नहीं देख पा रहे हैं। और केबल गाय मुंह पे ही मना कर देता है उसको ठीक करने से, क्योंकि उसका कहना है कि जो कि एंटीना है वो फायर एस्केप पे लगा है और वो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा है, इतना कि वो फायर एस्केप पे जाएगा तो वहाँ पे गिर सकता है। और दूसरी बात, उसका काम है सिस्टम फेलियर को रिपेयर करना, ना कि सिस्टम डैमेज को, क्योंकि वहाँ पे एंटीना पे लगा हुआ होता है एक एरो, जो कि क्लिंट का ही था। तो बात आ ही गई है तो इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि फ्राइडे द 14 दिसंबर को बिल्डिंग की छत पे है ना, टेरेस पे एक पार्टी टाइप का कुछ हो रहा होता है, जहां पर क्लिंट ग्रिल्स नाम के बंदे से डीवीडी प्लेयर लेता है। और ग्रिल्स बहुत अच्छा बंदा है, जो कि हमें सीरीज में भी देखने को मिला था। और वो है ना वहाँ पे सीरीज देखने मतलब जो भी सीरीज वगैरह है, वो टीवी शो देखने के लिए वो उससे डीवीडी प्लेयर लेता है। और वो बोलता है कि देखो भाई, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और हाँ तुम ही हो ना हॉक गाय। तो वो उसको क्लिंट है ना, उसको हिंट देने की कोशिश करता है, बेटा गाय नहीं मैन है, आय है सॉरी, गाय नहीं आय है, बट वो उसको गाय ही बोलता है।
और तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जब ये लोग नीचे देखते हैं तो नीचे ट्रैक सूट माफिया के बंदे आए होते हैं, जो कि ब्रो ब्रो करके चिल्ला रहे होते हैं, इससे बदला लेने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। और तभी क्लिंट पिनकता हुआ नीचे जाता है, इनका जो बैट होता है, बेसबॉल बैट, उस पर अपना बाण चलाता है और धमकी देता है इनको अपनी बिल्डिंग से दूर रहने की। अब जैसे ही ये लोग इन दोनों बंदों के पास जाता है, अचानक से दो वैन निकल के आती हैं कहीं से, और उसमें से ना जाने कितने कितने ही बंदे निकल के आ जाते हैं हॉकाई के सामने। ओह नो। और फिर होती है पेला पाली स्टार्ट। अब ये इनसे बचते बचते एरो फायर करता है, बट भसड़ के चक्कर में वो एरो सीधा जाके लग जाता है साइमन के एंटीना पर, और इसी तरह गई थी केबल। अब इसको है ना बैट्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बट फिर भी किसी भी तरह डॉज करते हुए बंदा इन लोगों को पे ले रहा होता है, बट कितना ही बच लेगा। फिर स्टार्ट होता है बैट पे बैट पड़ना, मतलब पहला सर पे पड़ता है, फिर पिटता ही जाता है, पिलता ही जाता है, पिलता ही जाता है, मतलब एक तरह से वाट ही लगाते हैं। फिर इसको पेलते पेलते रात के 12 बज जाते हैं। फिर बंदे इसके मुंह पे कपड़ा डालते हैं, इसको वैन में बिठाते हैं और लगभग एक ही रास्ते से 3-4 बार गाड़ी को घुमाते हैं, बेसिकली इसको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि इसको पता था। और एक टाइम पे ये वाली ट्रिक काम भी कर जाती है। और इसी तरह बच जाते हैं सैटरडे द 15 दिसंबर, यानी कि डेट चेंज हो जाती है इसी बीच में। और इस बंदे को फिर ये लोग एक सीक्रेट सी जगह पे लाते हैं, चेयर पे बिठाते हैं, मुंह पे से कपड़ा उठाते हैं, और हमें देखने को मिलता है, मतलब इस बार तो और भी ज्यादा बंदे थे, मतलब कतई सारे। और इस बार सामने इन सब का लीडर भी होता है, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है और ऑक्सीजन के सहारे, ऑक्सीजन मास्क के सहारे जी रहा होता है। और वो बोलता है, ब्रो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है ब्रो, तूने हमारी बिल्डिंग चुराई है ब्रो, हमारा पैसा चुराया है ब्रो, और भाई की बीवी को भी बीवी के साथ टपाटप करके उसको भगा भी दिया ब्रो। ब्रो इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि ब्रो कि तूने ये सब चुराया है ब्रो। ब्रो इस बात का दुख है कि ब्रो तूने हमसे चुराया ब्रो। तो सुन ब्रो, एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है ब्रो, या तो तू बिल्डिंग खाली करेगा ब्रो, या फिर हम सब लोगों को मार डालेंगे ब्रो, ठीक है ब्रो। फिर बंदे इसको इसकी बिल्डिंग के सामने पटक के चले जाते हैं, तो बस वो अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि बेटा जाना तो पड़ेगा। और वैसे भी एवेंजर्स को इसके होने ना होने से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सामने एक बो पड़ा होता है, तो उसको उठाता है, गिफ्ट रैप करता है और उसको लेके जाता है एमी के पास, जो कि बेसिकली एक डिलीवरी गर्ल भी थी, और उसको बोलता है उसे डिलीवर करने के लिए, केट को देने के लिए। तो दोबारा से प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, यानी कि वेडनेसडे द 19 दिसंबर, जहाँ पे क्लिंट ने टीवी सेट कर लिया होता है, डीवीडी प्लेयर भी सेट कर लिया होता है, होम थिएटर वगैरह सब फिक्स कर लिया होता है, और बंदा पॉपकॉर्न लेके शो देखने बैठा ही होता है, तभी डोर नॉक होता है। ओह शिट, अब कौन आया गया। अब खोलने आगे के लिए जाता है तभी, बट वेट अ मिनट, हम इतनी आगे कैसे आ गए बे। तो चलो फिर चलते हैं पीछे, यानी सैटरडे द 15 दिसंबर। तो डोर नॉक होता है और डोर पे पिनकते हुए खड़ी होती है, हाथ में वही बोल के केट। और मतलब वो अंदर आके पूछती है क्या मजाक वजाक चल रहा है। पैक्ड हुआ सामान और कपड़े देखते हुए पूछती है उससे कि क्या हुआ भाई, चल क्या रहा है ये सब। पहले तो क्लिंट है ना टालने की कोशिश करता है, बट फिर उसको बताना ही पड़ता है जो भी अभी सीन हुआ उसके बारे में। वो बोलती है अरे यार तुम क्लिंट बॉर्डन हो, हॉकाय, वो लोग चाहे कितने भी बुरे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और बस यही बात मैटर करती है। और गुस्से से उसके हाथ में वही वो पकड़ा के चली जाती है। अब वो इस बात को बहुत ध्यान से गौर करता है। सोचते सोचते बज जाते हैं रात के 12, यानी कि संडे द 16 दिसंबर। अब हॉकाय गुस्से में नीचे पिनकता हुआ आता है उतरते, हाथ में वही बो लेकर, और बाहर ट्रैक सूट माफिया की वैन्स भी खड़ी होती। बट इस बार अपना हॉकाय अकेला ही इन लोगों की वाट लगाने आ चुका है, क्योंकि ये कॉम्प्रो के मूड में नहीं है। और ऐसे ही ये सारी जो कहानी थी वो हमारे प्रेजेंट डे पे लीड करती है, यानी कि वेडनेसडे द 19 दिसंबर पे। क्योंकि ये जो अभी गेट पे जो नॉक हुआ था ना, वहाँ पे गेट पे आए थे साइमन और उसके बच्चे, कहे कि अभी शो भी तो एंजॉय करना है ना, यानी कि हैप्पी एंडिंग। क्लिंट बॉर्डन ए हॉकाय है आज तक का सबसे बड़ा शार्प शूटर। देन उसने ज्वाइन की एवेंजर्स, और अब की जबकि वो एक एवेंजर नहीं है, तो देखते हैं उसके साथ क्या क्या होता है। सो बेसिकली अब हम जंप कर चुके हैं मैड फैक्शन की हॉकाय वॉल्यूम 2 के चैप्टर 2 पे। कहानी की स्टार्टिंग होती है सैटरडे नाइट ब्रुकलिन 29 अक्टूबर से, जहां बहुत बड़ा तूफान आया होता है। ओके, दिस लुक
बेड, जहाँ क्लिंट और ग्रिल्स के साथ मिलकर उसका सामान और अपना जो एवेंजर का स्टफ होता है उसको उठाकर मूव आउट कर रहा होता है। फिर ये लोग ग्रिल्स का सामान है ना हॉकाई की कार में डालते हैं और ग्रिल्स देखने में बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था क्योंकि ये लोग इसके फादर के यहाँ पे जा रहे हैं और इसका फादर बहुत ही ज़्यादा मीन और बेकार किस्म का बंदा है। अब ये लोग है ना धीरे धीरे करके ग्रिल्स के घर पे पहुंच जाते हैं और जहाँ पे सीन हमें देखकर साफ पता चल रहा होता है कि ग्रिल्स की मॉम में भी टपक चुकी हैं। जो मॉम का सामान होता है वो बेसमेंट में होता है और उसको लेकर उसकी है ना उसके डैड के साथ बहस होने लगती है। तो ये सब देखे जो क्लिंट है वो बेचारा अपना बाहर चले जाता है। बट बाहर जाके देखता है तो फटके चार, क्योंकि भाई बाहर बाढ़ आ चुकी थी। अंदर भागता है फिर और दोनों को भागने के लिए बोलता है, बट इतनी देर में पानी है ना दरवाजे तोड़कर घर के अंदर घुस चुका था। ये उन दोनों को ऊपर किसी सेफ जगह पे भेज देता है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, और बाहर जाके देखता है तो उसकी कार के तोते लग चुके थे। अब ये भागता भागता ऊपर आता है और उसके डैड को पकड़ के बोलता है कि यहाँ से किसी भी तरह निकलना पड़ेगा किसी सेफ जगह पे पहुंचने के लिए। बट ग्रिल्स कहाँ हैं? और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस बंदे का नाम ग्रिल्स नहीं है, यानी कि कुछ और ही नाम है। तो वो उसका डैड उसको बताता है कि वो है ना बेसमेंट में गया है कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट सामान लेने। अब इससे हॉकाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका असली नाम क्या था। अब क्लिंट को उसे बचाना ही होगा, वरना ये गिल्ट इसको पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। तो ये नीचे जाके देखता है तो वो बंदा है ना अपनी मॉम के सामान के साथ है ना बेसमेंट में ही डूब रहा होता है। तो हॉकाई जाता है और उसको बचा लेता है, क्योंकि भाई अच्छा थोड़ी ना लगता है अगर असली नाम उसका फ्यूनरल के दिन पता चले तो। अब जब उसकी मॉम का सामान जा चुका है तो बंदा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और दूसरी तरफ इसका बाप वो भी हमेशा ही है ना डिप्रेस्ड रहता है। तो जब सामान जा चुका है तो उस बंदे को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, बट हॉकाई आता है उसके पास और उसको बोलता है शायद नहीं, और उसको उसके डैड के पास लेके जाता है। अब बाप बेटे आपस में गले मिलते हैं, उन दोनों में एक सैंटी सा मूवमेंट भी होता है और इसी मूवमेंट में बाप भी ये बता देता है कि उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके पास एक बोट है तो आराम से ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये लोग बोट लेके जान बचा के पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाते हैं। अब बैक टू दी हॉकाई अपार्टमेंट, क्लिंट अपना एवेंजर्स का जो स्टफ है उसको दोबारा रीपैक कर रहा होता है और उसके सामने पार्टी ड्रेस पहने खड़ी होती है केट। केट के पास होता है वेडिंग का कार्ड और इन दोनों के बीच में एक होती है अजीब सी बहस न्यू जर्सी और ब्रुकलिन को लेकर, क्वाइट सेंसलेस। अब पार्टी में विंडो से पूरे शहर को देख रही होती है केट और इस मोमेंट पे उसको बाढ़ के बारे में सब कुछ पता हुआ होता है और अचानक से 8:46 पे शहर में कुछ बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं जो कि होते हैं शहर के मेन ट्रांसफॉर्मर्स के, यानी कि शहर की बत्ती गुल, पूरे शहर की बत्ती गुल, मतलब कि भारी बाढ़ आ चुकी है भाई। और यही चीज़ वो एज इट इज़ अनाउंस कर देती है अपनी पार्टी में। अब हो जाती है सुबह, यानी कि 30 दिसंबर। सब वहाँ पे उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे, जिनमें से कुछ की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिनमें से एक लेडी थी, उनकी फटके चार हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी मेडिसिन नहीं लाई थी, जिनकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वाट लग चुकी थी। तो केट सैंडल उतार के खुद निकल पड़ती है सबकी हेल्प करने के लिए। लड़की पार्किंग में जाती है भागती हुई और वहां पे देखने को मिलता है कि लेवल 1 तक पानी भर चुका था। तो खुद उसमें कूद कर अपनी कार से बो एंड एरो निकाल कर निकल पड़ती है बाहर। बाहर बाहर के हालत बहुत खराब थे और पर वो सीधा पहुंचती है फार्मेसी स्टोर पर दवाइयां लेने के लिए। बट भाई यहाँ पे तो रॉबरी चल रही है। ये एरो एंड बो लेकर अंदर घुसती है और अटैक करने वाली ही होती है, तभी एक बंदा पीछे से बीन्स के कैन से पट्ट से एक हेडशॉट दे देता है और लड़की बेहोश। जब आंख खुलती है तो पता चलता है पोपट हो गया अबे। बट बाहर लोगों ने ना, जितने भी आसपास के लोग थे, उन्होंने चोरों को धर लिया था। काहे कि लड़की पे हाथ कैसे उठाया बे। अब ये चोरों को पुलिस को पकड़वा कर लोगों से दोस्ती वगैरह कर कर वहां से निकल लेती है और सब लोगों की हेल्प करते करते पहुंचती है आखिर में क्लिंट के घर पर। देन फिर बस चिल आउट, हैप्पी एंडिंग। चलो अब घर पे निकलो। क्लिंट बॉर्डन AKA हॉकाई है सबसे बड़ा आज तक का शार्प शूटर। देन उसने ज्वाइन की एवेंजर्स। तो क्या होता है जबकि वो एक एवेंजर्स नहीं है? हो, कितने ध्यान से सुन रहे हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। हाउ क्यूट। इससे अच्छा क्यों ना खुद ही देख ले। चलो फिर।
सो हियर इज मैड फैक्शंस हॉकाई वॉल्यूम 2 चैप्टर 3। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक गन शॉट से, जो कि चलाई होती है उसी लड़की ने जिस लड़की के साथ प्रीवियस जो वॉल्यूम थी उसमें हॉकाई ने मेरा मतलब जिसे हॉकाई ने प्रीवियस वॉल्यूम में बचाया था और भगाया भी था, जिसकी लिंक आई बटन पे है। और इसने मारा होता है ट्रैक सूट माफिया के एक बंदे को, जो कि बंदा यानी कि लौंडा होता है उनके टीम के हेड का। और फिर क्या, भाग जाती है वहां से और भाग के पहुंचती है सीधा एवेंजर्स मैंशन में, क्लिंट को ढूंढते ढूंढते। और क्लिंट के पास ओके दिस लुक्स बैड बट सामने खड़ी होती हैं उसकी एक्स वाइफ बॉबी और एक्स गर्लफ्रेंड्स नताशा रमनॉफ और फैसिका। और सारी की सारी एक साथ होती हैं तो आपस में भिड़ जाती हैं। इसी बीच में वो लड़की जो होती है गनशॉट वाला मामला वो एक्सप्लेन कर देती है क्लिंट को। तो क्लिंट किसी भी तरह ना सबको संभालता है और लेके आता है उसको अपने अपार्टमेंट में। और वहाँ वो क्लिंट को गन शॉट वाला जो मामला होती है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जिसको शूट करा था वो इसका एक्स हस्बैंड था और बंदा था ट्रैकसूट माफिया का। और बताती है कि वो भी इन लोगों के लिए काम करती थी एक सेफ के ऊपर। और वो पूछता है उसके बारे में तो वो उसको बोलती है कि जितना तुम्हें कम पता रहेगा ना इस मामले में उतना ही अच्छा है। तो वो बोलता है कि अकेला तुम्हारा ही रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, मेरी वजह से तो मेरे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है तो क्यों ना इससे पहले तुम ही उन लोगों को नुकसान पहुंचा दो। और समझ रहे हो गाइस क्या चल रहा है, माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। फिर ये लोग कार में बैठते हैं और क्लिंट ने और इसने मिलकर प्लान बना लिया होता है। और क्लिंट भी फुल रेडी होता है इन लोगों को पेलने के लिए। फिर वो प्लान के मुताबिक अपना कोट उतारती है और उतारता हुआ देख के वो बह जाता है। और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी ऐसे देखा है। तो तभी जो होती है मतलब केट होती है वो ब्रेक लगाते हुए बोलती है उतरो हमारे गाड़ी से, तुम्हारी माई के जय, अश्लीलता फैला रखी है। फिर ये लोग उतरते हैं उनके क्लब के सामने और सिक्योरिटी वाले को पेल बुला के अंदर घुस जाते हैं। और अंदर जाके भी पेला पाली चलती रहती है, यानी कि पेला पाली कायम रहे। कभी उनकी गन लेकर उन्हीं को उससे पेलता है, कभी एल्बो से, कभी हील्स से, कभी बियर की बोतल से, और लिटरली वाट लगा देते हैं। और जब सब लोग भाग जाते हैं यहाँ से तो लड़की जाती है अंदर चुपके से और सेब को उठा ही रही होती है कि तभी वहां पे उनका हेड आ जाता है, वो भी गन लेकर, ब्रो। और हमें पता चलता है कि जिसको शूट करा था वो हेड का लौंडा था और वो अभी तक मरा नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि अगर उसको मार दिया तो सेफ को खोला नहीं जा सकता। तो चाचा जी गुस्से में उसके मुंह पे थूक देते हैं और तभी हौकाय आता है और एक पंच मार के चाचा जी को खत्म कर देता ऑन द स्पॉट, मतलब बेहोश कर देता भाई। अब ये लोग बाहर यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि इसी बीच बाहर पुलिस आ जाती है। और हॉकाय है ना समझाने की कोशिश करता है कि वो एक एवेंजर है, बट कुछ काम नहीं करता, पुलिस धर लेती है उसको। और इसी बीच वो लौंडिया वहाँ से कट लेती है। अब क्लिंट पे चार्जेस वगैरह लगते हैं और फिर बेल वेल होके घर पर आता है तो अपार्टमेंट में वो लड़की यानी कि डैलिन भी वहीं पे होती है। और सच बताओ तो हिस्ट्री में पहली बार किसी एवेंजर को फायर करा गया है, यानी कि जॉब से निकाल दिया आपने क्लिंट बाबू को। अब है ना वो लड़की बहुत ज़्यादा पिनक जाती है और सारी कॉमिक्स है ना उठा के फेंक देती है। तो बेसिकली फंडा ये था ना कि जो भी कॉमिक्स अभी तक हमें दिखाई जा रही थी वो इसी ने भेजी थी क्लिंट को, और वो भी एक सर्टेन ऑर्डर में, क्योंकि वही था पिन इस सेफ को खोलने का। बट क्लिंट ने कॉमिक को उल्टा सीधा अरेंज कर दिया था, तो जिसकी वजह से है ना वाट लग चुकी थी। तो क्लिंट बोलता है कि एक बार है ना इसको एवेंजर्स को देके देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। तो वो पिनक के सिर्फ उसको देख के वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। तो चली तो जाती है बट यहाँ पे क्लिंट के भटके चार कि क्या हो कि अगर एवेंजर्स से भी नहीं खुला तो। अब सीन शिफ्ट होता है कि बहुत ही सीक्रेट बिल्डिंग पे एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ पे हॉकाई के आज तक के जितने भी विलन्स होते हैं ना उन सबकी एक मीटिंग चल रही होती है। और सबका एक ही नारा होता है, क्लिंट बॉर्डन मस्ट डाई। मतलब जितने भी विलन सोच सकते हो आज तक हॉकाई के, यानी किंग पिन, स्वॉर्ड मास्टर, ट्रैक सूट, सभी के सभी उन सबके पैसों का नुकसान कर चुका होता है भाई हॉकाई अपना। और है ना इसलिए उन सबका एक ही नारा होता है कि हॉकाई को मरना होगा। तो जो ट्रैक सूट माफिया का जो हेड होता है ना वो बोलता है कि मैं मारूंगा उसे, आई विल गिव यू अ डेड एवेंजर, बस कि 15% मुझे दे दो और ले जाओ एक डेड एवेंजर।
तो किंगपिन होता है इस बात पर राजी हो जाता। नाउ यू डेड ब्रो। क्लिंट बॉर्डन ए हॉकाई है आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट शॉप शूटर। देन उसने ज्वाइन किया एवेंजर्स। एक मिनट, तुम अभी भी इस पे ध्यान दे रहे हो? इससे अच्छा एक राज की बात बता देता हूँ कि हॉकाई अब एवेंजर्स के लिए काम नहीं करता। वो तो बस पिछले इशू में एवेंजर्स मेंशन से अपना सामान वापस लेने गया था वो बस। ओके, सो हियर इज मैट फैक्शंस हॉकाई वॉल्यूम 2 चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग वहीं होती है जहाँ चैप्टर 3 की स्टार्टिंग हुई थी, एवेंजर्स मेंशन से, जहाँ पे क्लिंट है ना अपना सामान कुछ लेने वगैरह आया होता है और वहीं पे उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच पड़ती है डार्लिन। और फिर ओके, दिस लुक्स बैड बिकॉज सामने खड़ी हैं एक्स वाइफ और एक्स गर्लफ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं नताशा रमनॉफ की, जिसे तुम क्लिंट की वर्क वाइफ भी कह सकते हो, जो कि एक लेडी को ढूंढ रही होती है, डार्लिन फिनोफिल राइट, जो कि है ना ट्रेन के रास्ते कहीं कटने की यानी कि भागने की कोशिश में होती है, बट तभी सामने से उसको धप्पा कर देती है ब्लैक विडो। फिर क्या, फिर एक चेज इन सीक्वेंस स्टार्ट, सामान गिराते हुए, सीढ़ियों से भागते हुए, प्लेटफॉर्म से भी, इवन दो पटरियों पे कूदते हुए भी, बट नताशा उसको धर लेती है यानी कि पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि भाग क्यों रही है और इन सभी चीज़ों का क्या लेना देना है क्लिंट के साथ, और धमकी भी देती है कि अगर उसने नहीं बताया मतलब ये सारी चीज़ें, तो जो उसका ट्रेन से भागने का रास्ता है यानी कि ट्रेन से भागने का जो तरीका है और उसका जो शूट वाला इंसिडेंट था, वो उसकी वजह से जो जो पेरोल पे बाहर निकली है ना, उसमें उसकी वाट लग सकती है, यानी कि ये इंसिडेंट वॉलेटाइल कर सकते हैं उसके पेरोल पेरोल को। तो वो सब कुछ बक देती है और बोलती है कि जो क्लिंट है ना, वो नहीं, उसको उसके बारे में नहीं जानती थी वो पहले, और उसको बचाने के चक्कर में क्लिंट ने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया है कि क्या ही बताएं आप। और इतनी बड़ी मुसीबत में वो बंदा फंस चुका है ना कि अकेले बिल्कुल नहीं निकल सकता, कुछ बड़ा लगेगा यानी कि एवेंजर्स लगेंगे उसको बचाने के लिए। तो वहां से ब्लैक विडो है ना उसको छोड़ देती है, उसको जिंदा जाने देती है, मतलब ऐसे ही जाने देती है। तो अब बात कर लेते हैं क्लिंट की एक्स वाइफ बॉबी के बारे में, जो कि डोर नॉक करती है और क्लिंट बेचारा सोता सोता गेट खोलता है। काहे कि बेचारा है ना 2 दिन से सोया नहीं था और अभी बस 45 मिनट ही हुए थे सोए हुए को। तो तभी है ना बॉबी बोलती है कि सो जाना, बट पहले ये बताओ कि ये वैन बाहर क्यों खड़ी है। क्लिंट बाहर देखता है तो उसको वो वैन है ना बस नॉर्मल लगती है और वो जाकर उस वैन को चेक भी नहीं करता। काहे कि कई दिनों से बेचारा लगातार यही तो कर रहा है लोगों की गाड़ियों के पास जाकर। तो बॉबी मे भी उसको है ना डाइवोर्स के पेपर थमाती है और नीचे जाती है वैन के पास, और वैन में होते हैं ट्रैक सूट ड्रैकुलास, जो कि गन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं इसके ऊपर, बॉबी के ऊपर। और बॉबी उनसे डॉज करके उन लोगों के लिटरली एकदम वाट लगा देती है। और इसी बीच में वैन है ना वो स्टार्ट होके सीधा भिड़ जाती है वाटर हाइड्रेंट में, सब जगह पानी पानी हो जाता है और फिर क्या, खेल खत्म। तो अब सुबह सुबह ही ये तीनों लेडी चौथी लेडी केट के पास पहुंच जाती हैं और उसे उठा के फिफ्थ लेडी के बारे में पूछती हैं, क्योंकि उसने कहा था कि उसने ना पिछली रात किसी बंदे को शूट करा था, बट पूरे शहर में ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं। और अगर ऐसा है तो क्लिंट बहुत बड़ी मुसीबत में है, काहे कि अब वो एक एक्स एवेंजर है। तो केट लेके भागती है अपना स्कूटर और करती है क्लिंट को कॉल कॉल बट कॉल उठाता नहीं क्लिंट, तो रिकॉर्डिंग पे वो इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताती है उसको, और गेट खोलने से मना करती है क्योंकि ये थोड़ा सा बाद का इंसिडेंट था, बॉबी जहाँ पे गई थी ना उससे थोड़ा सा बाद का। तो किसी भी तरह वो बिल्डिंग के पास पहुंचती है और वहां पे खड़ी होती है एक वैन जिसमें होते हैं वही ट्रैक्सूट ड्रैकुलास, बट वो उनके तोते लाल कर देती है। वो अटैक करते हैं बट अपनी छोरी छोरों से कम है के। बट इस इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि जेसिका पहले ही नॉक कर चुकी थी डोर पे, क्लिंट के डोर पे। जेसिका बोले तो क्लिंट की एक्स, तो सोते सोते बेचारा घर से डोर खोलता है और खोलते ही पड़ता है थप्पड़। बंदा कुछ समझता है इससे पहले दूसरे गाल पे भी पड़ता है थप्पड़। अब तीसरा थप्पड़ पहले, इससे पहले ही वो उसको बोलता है थोड़ा सांस ले लो, अंदर आ जाओ। फिर ये ना बिना सर के पैर की बातें करने लगती है उससे, यानी कि लव लफड़ा वगैरह 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 वगैरह। और है ना एक और चांटा चिपकाने वाली होती है, बट तभी
क्लिंट हाथ पकड़ लेता है, कहा है कि तमीज में रहो अपनी। और तभी इनकी कन्वर्सेशन के बीच में ना केट एंटर होती है। तो जेसिका वहाँ से निकलने लगती है और निकलते निकलते ये ना केट को एक फ्री की एडवाइस देते हुए जाती है कि इस अंकल के साथ हैंग आउट करना बंद करो, ठीक है। केट क्लिंट से बोलती है, यार मैंने ना इन लोगों से पहले आने की बहुत कोशिश करी, बट फिर क्लिंट बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी सही तो बोल रही है। तो केट तो वो बोलती है कि बट यार यू आर नॉट अ बैड पर्सन। और फिर क्लिंट चला जाता है भाई सोने। अब रात को ये टेरेस पे एक छोटे से पपी और ग्रिल्स के साथ होता है और ग्रिल्स इससे पूछता है, भाई अब ब्रेकअप के बाद क्या प्लान है। तो क्लिंट रिप्लाई करता है कि बस मस्त पीना खाना और मूवीज देखना। तो ग्रिल्स थोड़ा सीरियस होके पूछता है, भाई तूने उसको वो सारी चीजें नहीं बताई थी क्या जो तूने मुझे बताई थी। तो क्लिंट का कुछ जवाब नहीं आता। तो वो उसको बोलता है, यार तू एक काम क्यों नहीं करता, लेटर वेटर लिख, उन सबको अपने दिल का हाल बता बस। तो तभी इसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है, क्लिंट के दिमाग में, और वो उसको बोलता है, भाई यू आर जीनियस। और फिर है ना वहां से निकल जाता है टेरेस पे से। और कुछ टाइम बाद है ना एक ग्रिल्स को एक आवाज आती है। तो वो बोलता है, हॉक गाय क्या हुआ, तू ही है क्या। और तभी एक गन शॉट होता है और गोली भेजे के आर पार ग्रिल्स के। कहा है कि ग्रिल्स खत्म, टाटा बाय बाय गया, क्योंकि यहाँ पे आ चुका था काजी द क्लाउन। ओ भाई, ये क्या हो गया। जो भी था ग्रेट ट्विस्ट था। क्लिंट पॉर्डन एक ही हॉकाई है आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट शार्प शूटर। देन उसने ज्वाइन की एवेंजर्स, और अब की जबकि वो एवेंजर्स नहीं है तो देखते हैं। अबे यार ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि जो कुछ भी हुआ ग्रिल्स के साथ पिछले इशू में। मुझे तो लिटरली बहुत ज्यादा बुरा लगा, सच में। अब हम आ चुके हैं मैड फैक्शन की हॉकाई की वॉल्यूम 2 के चैप्टर 5 पे। स्टार्टिंग होती है एक बिल्डिंग पार्टी से, जहां एक लड़की के पास एक लड़का आकर खड़ा होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा पास्ट में, जहां पे काजी की पूरी जो फैमिली होती है, यानी फैमिली सर्कस होता है, वहां पे आग लग जाती है। मतलब सब खत्म, और पता चलता है कि यहाँ पे एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है और बस ये और इसका भाई ही जिंदा बचे हैं। फिर ये दोनों एक ट्रक में शहर से भागने की कोशिश करते हैं, उसमें छुपकर। और मिलिट्री वालों को ऑर्डर होते हैं शूट एट साइट पर। तो जब है ना ये लोग छुप के भाग रहे होते हैं, और तभी इनकी जब चेकिंग होती है तो जैसे डोर खोलता है ना एक मिलिट्री वाला, तभी उल्टा मिलिट्री वाले को उड़ा देते हैं ट्रैक सूट माफिया के बंदे, यानी कि दोनों भाइयों को सेव कर लेते हैं। अब इधर पार्टी में वो लड़की उस लड़के को, जो न्यूयॉर्क की पूरी हिस्ट्री है, वो बताना स्टार्ट कर देती है कि कैसे ये परफेक्ट ज्योमेट्री वाला शहर है, और कैसे 1882 में यहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी थी जिसने लगभग पूरे न्यूयॉर्क शहर को ख़त्म कर दिया था, बट फिर भी लोगों ने इसे दोबारा बुलाया। और इतने सब कुछ पे वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई फील नथिंग। अब पास्ट में हमें दिखाते हैं कि ये दोनों काजी ब्रदर्स इन लोगों का दिल बहलाने लगे थे, बट वॉर वालों को, जंग वालों को ये भी चीज़ रास नहीं आई, क्योंकि उन लोगों ने बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दिए थे, और जिसमें काजी का भाई भी मारा जाता है। इधर पार्टी में उस लड़का लड़की में बातें और भी ज़्यादा गहरी होती जाती हैं, और बातों ही बातों में वो लड़की अपना नाम बताती है, केट, केट बिशप, और वो लड़का होता है काजी। और ऐसे ही हमें पता चला कि कैसे जन्म हुआ काजी से क्लाउन का, क्योंकि जो इंसेनिटी इंसेनिटी इसे वर्ल्ड ने दी थी, वो इसे अच्छी लगने लगी थी। अब ये वही वर्ल्ड को वापस करने लगा था। इधर केट और काजी के बीच में जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा और इंटेंसिफाई होने लगता है, बातें और भी ज़्यादा गहरी होने लगती है। और फिर केट वही करती है जो एक समझदार लड़की एक एफ बॉय के सामने करती है, कि अपनी सारी बातें खोल के रख देती है अपने काम के बारे में, क्लिंट के बारे में, बट इनडायरेक्ट वे में। और साथ ही साथ में है ना मूवमेंट और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगता है, बट उसे इसकी असलियत पता कहाँ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क है। काजी बार में बैठता है, ट्रैक सूट वाले आते हैं, इसे टारगेट की डिटेल्स देते हैं, और ये जाके उसे टपका देता है। बैक टू दी बार, क्योंकि यही तो धंधा है। बैक टू दी पार्टी, काजी को यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो इंटेंसिफाई बातों में इसके गालों पे किस करके वहां से खिसक लेता है। लिफ्ट से जा ही रहा होता है कि तभी केट है ना इसको आती है, इसको चमका देती है कि ऐसे कैसे एक लड़की को छोड़ के जा सकता है। और फिर ये दोनों क्या हो रहा है ये,
अब काजी निकल चुका है अपने काम पे, क्लाउन बन के हॉकाय के घर पे। दूसरी तरफ केट पहुंचती है क्लिंट बॉर्टन के घर पे, जहां पे वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका एक भी निशाना सही पे नहीं लगता क्योंकि बंदा टेंशन में है। उधर दूसरी तरफ जो क्लाउन होता है वो फायर एग्जिट से वहां पे उसकी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है हॉकाय की। इधर दूसरी तरफ केट उसको समझाने की कोशिश करती है बट वो समझता नहीं है, तो उस पर चिल्ला के वहां से निकल जाती है। फिर आता है पिछली कॉमिक का सीन, यानी कि बंदा जाता है छत पर, ग्रिल से आइडिया लेता है, वहां से लेकर नीचे आता है और उधर ग्रिल्स को एक आवाज आती है और पड़ता है पट्ट से हेडशॉट, जो कि मारा था काजी द क्लाउन ने। ऑसम यार, क्या जोड़ा है, मतलब क्या ही जोड़ा है, गजब। यही चीज तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, स्टोरी का कनेक्शन। भाई क्या स्टोरी का कनेक्शन करता है भाई मैट फैक्शन। लकी ए पिज़्ज़ा डॉग है आज तक के सबसे बड़े शार्प शूटर का डॉग, यानी कि हॉकाय ए क्लिंट बॉर्डन। वेस्टर्न यूरोपियन ब्रो कोड यूज करने वाले एब्यूजिव ट्रैकसूट माफिया से रेस्क्यू होने के बाद आइए देखते हैं कि क्या होता है हमारे पिज़्ज़ा डॉग की एवरीडे लाइफ में। इसी के साथ अब हम जंप कर चुके हैं मैड फैक्शन की हॉकाई की वॉल्यूम 2 के चैप्टर 6 पे। कहानी की स्टार्टिंग होती है पिछले इशू की क्लिंट और केट की फाइट से, और ये सब कुछ हमें एक डॉग के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। मतलब कि वो सारी चीज़ों को स्मेल करके समझता है और 99% ह्यूमन वर्ड्स होते हैं वो उसके समझ में नहीं आते, तो वो लड़ाई देख के सीधा घर रूम से बाहर निकल जाता है। अब वो बाहर जाता है, सारे के सारे अपार्टमेंट्स की स्मेल लेता है और तभी उसको एक और भौंकने की आवाज़ आती है, और वो यहाँ पर वही पपी होता है जो कि उस दिन वो ग्रिल्स के साथ था। वो अपने पीछे उसको टेरेस पे लेके जाता है पपी, और टेरेस पे पड़ी होती है ग्रिल्स की लाश। लकी द डॉग अपना वहां पे स्मेल लेता है, तो उसको 3 लोगों की स्मेल आती है, हॉकाय, ग्रिल्स और तीसरी एक अननोन, जिसमें मेकअप और गन पाउडर की भी स्मेल मिली होती है। तो लकी को पता चल जाता है स्मेल के थ्रू कि बंदा भागा है फायर एस्केप और एक कार के थ्रू, और लकी द डॉग अकेले ही निकल पड़ता है उस व्हीकल या उस वैन को ढूंढने के लिए। और फिर उसे है ना आगे चल के एक वैन की आवाज़ आती है जो कि जानी पहचानी होती है। तो वो जाके देखता है तो ट्रैक सूट वाले है ना दो, कि एक बंदे को पेल रहे होते हैं, और वो इन लोगों पे भौंकने लगता है। वो इन तीनों की स्मेल ले लेता है। उसको जो बंदा पिट रहा होता है ना, पहले तो स्मेल है ना उसको हॉकाई की जैसी लगती है, बट उसको रियलाइज हो जाता है ये हॉकाई नहीं है, और उसको इन दोनों की स्मेल भी पता थी क्योंकि ये दोनों पहले के मालिक थे और इसको बहुत ज़्यादा पेलते थे, अच्छे बंदे हैं नहीं, तो ये उनसे डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर क्लिंट के घर पे पुलिस आई होती है, और पिज़्ज़ा डॉग अपना इतना स्मार्ट है कि पता चल जाता है कि पुलिस क्यों आई है। फिर क्लिंट और केट रेडी होते हैं पार्टी के लिए, और ये बंदा इतना स्मार्ट है कि इसको ये भी पता चल जाता है कि हाँ, ये बंदे पार्टी के लिए रेडी हो चुके हैं, और बंदा लग जाता है घर की सिक्योरिटी में। तो बंदा आने जाने वाली हर एक आवाज़ पे नज़र रखता है। फिर इसको दिखाई देता है वही वाला पपी जो कि शायद फीमेल है। तो क्या, तो साहब जी निकल जाते हैं उसके पीछे पीछे उसके घर। वहां जाके इसको कुछ अजीब सी आवाज आती है, तो ये विंडो के थ्रू देखता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि फायर एस्केप के थ्रू ट्रैक सूट वाले हॉकाई की गैर मौजूदगी में उसकी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंदा भागता है उनके पीछे टेरेस पे, तो पता चलता है कि ये दोनों तो काजी के साथ वहां पे क्राइम सीन पे आए हैं। और फिर पिज़्ज़ा डॉग इन दोनों की स्मेल तो पहचान लेता है कि ये दोनों बंदे कौन है, बट वो क्लाउन की स्मेल और काजी की स्मेल को आपस में मैच नहीं कर पाता है। ये कैसे हो सकता है। फिर लकी है ना इन लोगों पे अटैक कर देता है, तीनों को काट लेता है। फिर ये लोग गन फायर करने की भी कोशिश करते हैं, बट लकी इन लोगों को छत से नीचे गिरा देता है, मतलब लेकर कूद जाता है। और जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि ये लोग उसी पपी की फायर एस्केप में गिर गए थे, और एक आंटी जी ने इन लोगों को बचा लिया था। और फिर जैसे आंटी जी का दरवाजा खुलता है तो ये भागता है जितनी तेज हो सकता है उससे इतनी तेज, और पहुंचता है सीधा अपने हॉकाई के रूम में, यानी क्लिंट के घर पे। फिर अगली सुबह है ना केट सामान वगैरह पैक करके कहीं दूर जा रही होती है, वो हमें आगे की वॉल्यूम्स में पता चलेगा बेसिकली। तो अपना लकी द पिज़्ज़ा डॉग भी उसके साथ पड़ता है एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पे। एक मिनट, लॉन्ग ड्राइव तो लंबी होगी ही ना, क्या बोल रहा हूँ मैं ये।
सो दिस वाज द कॉमिक ट्रेलर जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। तो कैसी लगी ये कॉमिक तो एक बार बता दो, लाइक कर दो, और ऐसे ही मोर ऑसम कॉमिक्स के लिए एक बार चैनल जाओ के चेकआउट करो। वहाँ पे बहुत सारी कॉमिक्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, और फ्यूचर में ऐसी मोर कॉमिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा ही देना। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कैसी लगी, कौन से इशू जो है, मतलब कौन सी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, अगर जो ये अगली वॉल्यूम जल्दी चाहिए वॉल्यूम 3, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और कैसी लगी ये वॉल्यूम, कैसा लगा ये इशू, ये सब भी, नेक्स्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट कॉमिक सीरीज़ कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सी चाहिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, सब कुछ लिखो। और इन द लास्ट जाते-जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।